नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से शासक जो है गुप्त काल में हुए थे और उन्होंने कौन कौन से कार्य जो थे किए थे। हमने कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में भी पढ़ा था, जिनमें समुद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे और चंद्रगुप्त प्रथम भी थे। और आज की इस वीडियो में हम गुप्त काल के जो है गुप्त काल की जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हुए जो है गुप्त काल की शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो बिना देर की हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के बारे में यदि हम देखें तो गुप्त वंश में जो है शासन की जो सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी इकाई जो होती देश होती थी गुप्त काल में। और देश के जो सॉरी देश का जो शासक होता था उसको क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? देश होती थी। देश के नीचे जो इकाई होती थी उसके बाद में वो होती थी भुक्ति। जैसे आज हम देखें हमारे देश में जो है देश के नीचे की जो इकाई क्या होती है? राज्य होती है। और राज्यों के अंदर फिर कौन सी इकाई होती है? जिला होती है। ऐसे ही करके जो है गुप्त वंश के जो शासन के अंदर जो है सबसे बड़ी इकाई देश हुआ करती थी। उसके शासक को क्या गोपना कहा जाता था। और उसके नीचे जो देश के नीचे थी जो इकाई थी उसका नाम था भुक्ति। और भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के नीचे भी एक जो है इकाई होती थी उसका विषय बोला जाता था। जैसे आज के युग में देखा जाए तो विषय मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो होती है शासन व्यवस्था, उस टाइप से जो है विषय उस टाइम पर गुप्त काल में विषय हुआ करता था। और विषय का जो हेड होता था वो विषयपति होता था। और उसके नीचे विषय के नीचे जो है ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामिक रहता था। एक्चुअली जो ग्राम जो है ग्राम सभा के द्वारा जो है संचालित किया जाता था ग्राम की शासन व्यवस्था। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो क्या होता था? ग्रामिक होता था। ग्राम सभा में कुछ अन्य सदस्य भी हुआ करते थे और उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। जैसे आज की ग्राम पंचायतों में हम देखते हैं जो सरपंच होते हैं और उसके साथ में क्या होते हैं? पंच भी होते हैं। तो महत्तर जो है उस टाइम के पंच समझ लीजिए आप। इसके अलावा जो ग्रामों को कुछ समूह होता था, उस समूह को भी पैठ कहा जाता था। तो इस शासन व्यवस्था के अलावा गुप्त वंशीय व्यवस्था में जो है पुलिस व्यवस्था भी हुआ करती थी गुप्त काल में। पुलिस व्यवस्था का जो अधिकारी हुआ करता था उसे वह दंडपाशक के नाम से जाना जाता था। और उसके अंडर में जो काम करते थे चाट भाट जो कर्मचारी रहते थे उनको चाट और भाट नाम से जाना जाता था गुप्त काल में पुलिस व्यवस्था के अंदर में। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं गुप्त काल के अंदर जो है कृषि की कैसी व्यवस्था थी। कृषि की यदि बात करें तो हमें दामोदरपुर का ताम्रपत्र मिलता है गुप्त काल का, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। उसमें जो है हमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के जो है क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। ताम्रपत्र, यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, ताम्रपत्र इस प्रकार से होता है। मुझे नहीं पता कि ये मतलब गुप्त काल से संबंधित है या नहीं, लेकिन मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है यह इमेज लगा के रखी है कि ताम्रपत्र जो है इस प्रकार से होता है। तांबे के जो प्लेट्स रहती है उस पे जो है अभिलेख करके या लिखा रहता है, टेक्स्ट लिखे रहते हैं। तो यह जो ताम्रपत्र था दामोदरपुर ताम्रपत्र के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि कुमारगुप्त के टाइम का था। उसमें जो है भूमि बिक्री संबंधी जो अधिकारी हुआ करते थे उनके क्रियाकलापों का जो है उल्लेख उसमें मिला है। और गुप्त काल के अंदर जो हम भू राजस्व की बात करें तो गुप्त काल के अंदर जो है भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग तक जो है लिया जाता था। मतलब किसानों से जो है 4 भाग में से 1 भाग जो है राजस्व या फिर कहें कर के रूप में लिया जाता था। या फिर 6 भाग में से 1 भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। मतलब दर जो है उस टाइम पे जो है 1/4 से 1/6 के बीच में जो है
इतने के बीच में जो है वेरी करती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे शासक आए। किसी ने 1/4 जो है राजस्व रखा होगा, किसी ने 1/5 राजस्व रखा होगा। तो ऐसा है। और सिंचाई जो है उस टाइम पे रहट के द्वारा की जाती थी, रहट एवं घंटी यंत्र के द्वारा। जो ये क्या है, सिंचाई के जो पुराने साधन हुआ करते हैं, रहट का जो है एक पिक्चर मैं यहाँ पे लाया हूँ, ये देखिए रहट। रहट में जो है ऐसा ये सर्कुलर जो करके ये पहिया टाइप का रहता है, उसमें जो ये कैंस जैसे ये लगे होते हैं, जिन ये कैंस क्या है, इन्हीं के द्वारा जो कैंस में नीचे जो है जो भी स्रोत रहता है जल का, और उसके द्वारा उससे जो है इन कैंस में पानी भर के आता है, और ये पानी यहाँ पे ऊपर करके फ्लो करते रहते हैं। और इस रहट को चलाने के लिए भी क्या है, बैलों का उपयोग किया जाता था, या फिर कोई भी जो भी पशु पालतू पशु रहते थे उनके उनके द्वारा जो है उनका उपयोग किया जाता है। इसके पीछे आप देखना, ये एक पीछे एक पाइप नुमा एक एक्सेस लगी हुई है। तो इस एक्सेस को, ये एक्सेस जो है यहाँ से कनेक्ट रहती थी, और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं अपन, बैल या फिर जो भी मवेशी है उनके द्वारा जो है इस रहट को चलाया जाता था। चलिए देखते हैं आगे। अ, अच्छा हाँ, गुप्त काल के अंदर जो है भूमि के भी कई प्रकार हुआ करते थे। जैसे आज हम देखते हैं खेती के लिए भूमि रहती है, कुछ वन वन के अधिकार क्षेत्र के अंदर आ आती है कुछ भूमि। तो गुप्त काल के अंदर भी जो है भूमि के कई प्रकार हुआ करते थे। जैसे कि क्षेत्र उस भूमि को कहा जाता था जिसमें क्या है, किसान लोग कृषि करते थे, क्या कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। और वास्तु उस भूमि को कहा जाता था जो निवास करने योग्य होती थी, अर्थात जिनमें जो है मनुष्य क्या करते थे, मकान बनाते थे, अपने रहवास बनाया करते थे। और चारागाह उन भूमियों का कहा जाता था जो पशुओं को क्या करते थे, चारे के काम आती थी, पशुओं को चराने के काम में आती थी। और अपरहत जो भूमि होती थी वो कैसी होती थी, जंगली भूमि होती थी। ठीक है, क्षेत्र कृषि भूमि होती थी, वास्तु रहने योग्य भूमि होती, चारागाह पशुओं के चारा के लिए, अपरहत भूमि जंगली भूमि हुआ करती थी। अब हम देखते हैं गुप्त काल के अंदर जो है सामाजिक व्यवस्था क्या थी, क्या कौन कौन सी प्रथाएं वहां पर चला करती थी, मनुष्यों का रहन सहन कैसा हुआ करता था, ये देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं गुप्त काल के अंदर सती प्रथा का भी जो है प्रचलन हुआ करता था। सती प्रथा जो है उसका प्रचलन गुप्त काल के अंदर जो है हुआ करता था। और दोस्तों ये काफ़ी मतलब हमारे इतिहास में काफ़ी खराब प्रथा रही है, सती प्रथा, जो कि गुप्त काल के टाइम से जो है चली आ रही है। काफ़ी प्राचीन टाइम से जो है ये सती प्रथा चली आ रही है, गुप्त वंश के भी काफ़ी पहले से। इस टाइम पे क्या है, जो सती प्रथा का प्रमाण हमें मिलता है कि गुप्त काल में जो है सती प्रथा प्रचलित थी, वो है हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। जो एरन अभिलेख है, ये जो आप ये प्लेस देख रहे हैं, ये एरन का प्लेस है जहाँ से जो है अभिलेख मिला है हमें। यह भानुगुप्त का एरन अभिलेख मिला है इस प्लेस से। तो इस प्लेस से ये एरन अभिलेख मिला है, उसमें जो है सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। 510 ईस्वी में जो है वह अभिलेख जो है लिखा गया था। तो उससे जो है हमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में ये बताया गया है कि एक भोजराज करके कोई व्यक्ति था, तो उसकी मौत के बाद में जो है उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसके सती होने का जो है प्रमाण जो है हमें इस एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स में, जब कोई लेडीज़ जो है सती होने जाती थी तो क्या किया जाता था, उसको ये ऐसे सैया पे जो है बिठा देते थे, शव शैया पे या फिर क्या हम चिता पे बिठा देते थे। और ऐसा कहते थे कि मतलब उसको क्या बांध के भी रखा जाता था लेडीज़ को, ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। और उसकी चीखों को सुनकर मतलब लोग ये न समझे कि मतलब ये काफ़ी ख़राब प्रथा है, तो ये ढोल बाजे वगैरह भी बजाए जाते थे ताकि उसकी चीखों की आवाज़ को जो है कोई न सुन सके। ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा के अलावा समाज में जो है वैश्यावृत्ति भी चला करती थी गुप्त काल के अंदर। और जो वैश्यावृत्ति में जो लिप्त रहने वाली जो महिलाएं होती थी,
वैश्यावृत्ति में जो करने वाली मतलब वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिला होती थी उनको क्या कहा जाता, गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वेश्याएं हो जाती थी उनको कुट्टिनी कहा जाता था। तो गणिका कहा जाता था वेश्याओं को, और जो वृद्ध वेश्या हो जाती थी उनको क्या कहा जाता था, कुट्टिनी। गुप्तकाल के अंदर जो है हमें कायस्थों का सबसे पहला जो वर्णन मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है हमें कायस्थों का वर्णन मिलता है। आपको पता होगा गुप्तकाल के अंदर कई सारे ग्रंथों की रचना हुई है, कई सारे स्मृति ग्रंथों की रचना हुई है। उनमें से एक क्या याज्ञवल्क्य स्मृति है, जिसके अंदर जो है हमें सबसे पहले किसका वर्णन मिलता है, कायस्थों का जो है वर्णन मिलता है। और कायस्थों का जो है, कायस्थों को एक जाति के रूप में हमें जो है किस में वर्णन मिलता है, वो ओसनम स्मृति में जो है हमें कायस्थ एक जाति के रूप में उसका वर्णन मिलता है। गुप्तकाल के अंदर और आगे बात करें तो उज्जैन जो है उस टाइम पे बहुत बड़ा मतलब व्यापार का केंद्र माना जाता था। और स्वर्ण मुद्राओं में जो व्यापार होता था, स्वर्ण मुद्रा में हुआ करता था, स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी गुप्तकाल के कई शासकों ने। तो उस टाइम स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार के नाम से जो है जाना गया है। गुप्तकाल में जो एक जाति हुआ करती थी, सबर जाति, जो कि विंध्य जंगलों में निवास करती थी, विंध्याचल के जो जंगल हैं उनमें निवास करती थी। ऐसा कहते हैं, ऐसा लेखों में मिलता है कि मतलब वो देवताओं को प्रसन्न के लिए करने के लिए क्या है, मनुष्य का मांस जो है अर्पित करती थी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं गुप्तकाल की जो है शासन व्यवस्था कैसी क्या थी। सबसे पहले तो हमने बात किया था कि देश जो है सबसे ऊपर होती थी, सबसे बड़ी इकाई होती थी। देश के नीचे क्या होती थी, भुक्ति होती थी। देश का जो शासक होता था गोपना होता था, भुक्ति का शासक उपारिक होता था। उसके नीचे क्या आती थी, विषय आता था, विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता था। और अंत में सबसे नीचे जो है छोटी इकाई ग्राम होती थी, और ग्राम का प्रमुख ग्रामिक होता था। और ग्राम सभा के अन्य सदस्य क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह को पेट कहा जाता था। पुलिस व्यवस्था के अंदर जो है दंडपाशक मुख्य अधिकारी होता था, और चाट वाट जो है उसके कर्मचारी हुआ करते थे। और फिर हमने देखा था दामोदर पुत्र का एक दामोदरपुर के जो ताम्रपत्र में क्या, कुमार गुप्त का ताम्रपत्र है, उसमें हमें भूमि संबंधी की भूमि बिक्री से संबंधित क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। और भू राजस्व की दर 1/4 से 1/6 तक हुआ करती थी गुप्त काल के दौरान। और सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्रों का जो है प्रयोग किया जाता था। फिर हमने भूमि के प्रकार के बारे में देखा था कि क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि होती थी, वास्तु रहने लायक भूमि हुआ करती थी, और चारागाह जो है पशुओं की चारा भूमि के लिए होती थी, और अपराध भूमि जो है जंगली भूमि हुआ करती थी। फिर हमने जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखा। वो गुप्तकाल के अंदर जो है सती प्रथा जो है प्रचलित हुआ करती थी। 510 ईस्वी के भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख है, उसमें जो है सती प्रथा का क्या मिलता है, हमें वर्णन देखने को मिलता है। वैश्यावृत्ति भी प्रचलित हुआ करती थी। गणिका जो है वैश्याओं को कहा जाता था, और वृद्ध वैश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। कायस्थों का वर्णन हमें सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और ऊष्णम स्मृति में जो है हमें सबसे पहले कायस्थों को जाति के रूप में जो है वर्णन मिलता है कि कायस्थ एक जाति है। और उज्जैन व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मुख्य स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। मनुष्यों को मांस चढ़ाने वाली कौन सी जाति हुआ करती थी, सबर जाति हुआ करती थी, जो विंध्य के जंगलों में निवास करती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और जो कला एवं संस्कृति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यदि आपने मतलब हमारी वीडियो को देखा है और अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी जल्दी 1000 तक पहुंचाओ। ठीक है, थैंक यू दोस्त।